हो गया। चलो बच्चों सुनो इधर। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सपेंडिचर के टाइप्स पढ़ा दिए। मैंने आपको कहा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होते हैं, कैपिटल होते हैं। रेवेन्यू में आएगा नाइदर नॉर, कैपिटल में आएगा आइदर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने कहा था गंदे एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे एसेट बढ़ती भी नहीं है, लायबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छे, क्योंकि इससे या तो एसेट या लायबिलिटी कम होती है। रिसिप्ट में उल्टा चलते हैं, रिसिप्ट रेवेन्यू वाली अच्छी है और कैपिटल वाली, क्योंकि रिसिप्ट में हमने ये पढ़ा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट वो है नाइदर जो ना तो एसेट को कम करती है ना लायबिलिटी को, तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो अच्छी है। और कैपिटल रिसिप्ट खराब है, क्योंकि वो या तो आइदर एसेट को कम कर देती है या लायबिलिटी को बढ़ा देती है। ठीक है, ये सब देखने के बाद मैंने आप लोगों को एक्सपेंडिचर के भी टाइप्स पढ़ाए थे। एक तो प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंटल। कल ये भी कहा था मैंने आपको कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो पहचानने वाला आएगा कि बताओ ये खर्चा प्लान्ड है कि नॉन प्लान्ड है, डेवलपमेंटल है कि। पहचानोगे कैसे? जैसे मैंने कल कहा था कि वायनाड में अभी भूकंप आया, ठीक है, लैंडस्लाइड हुई, सॉरी, तो वहां पे बहुत सारा स्पेशल पैकेज होम मिनिस्टर ने दिया। क्या ये पहले से प्लान था? तो ये कौन सा खर्चा है? अनप्लान। और अनप्लान में भी नॉन डेवलपमेंटल, अनप्लान में भी पहचान लोगे ना। तो ये अनप्लान्ड भी है, नॉन डेवलपमेंटल भी है और रेवेन्यू भी है। क्योंकि कैपिटल होता तो या तो एसेट बढ़ती या लायबिलिटी कम होती, इससे एसेट भी नहीं बढ़ी सरकार की और लायबिलिटी भी। हाँ बेटा बोल। डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप। अब वहां पे क्या हुआ कि जिसका घर खराब हो गया तो उसको पैसे दे दिए, ठीक है, तो वो चीज तो थी ना पहले से, वो तो खराब हो गई तो हमने उसको दे दिया। और एक तरीके से देखा जाए तो अगर मैंने तेरे को घर बनाने के लिए पैसा भी दिया तो तेरा डेवलपमेंट है, देश का कहाँ है? देश के डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, एयरपोर्ट बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, इंस्टीट्यूट डेवलप हो, सोसाइटल कोई डेवलपमेंट हो। अब जैसे रिवर फ्रंट बना है यहाँ पे 1400 करोड़ का, किसने बनाया? राजस्थान सरकार ने। कौन सा खर्चा है ये? डेवलपमेंटल। कैपिटल है कि रेवेन्यू है? कैपिटल है, क्योंकि इससे एसेट, राजस्थान सरकार की एसेट, राजस्थान सरकार की एसेट। अब मैं आज रिवीजन का तीसरा और अंतिम लेक्चर लूंगा और आपको बजट पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ बजट। ध्यान, तुम बस सामने देखो, तुमने मार्किंग सब कर रखी है। यहां देखो, बजट 3 प्रकार के होते हैं, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट, जिसमें हम लोग बात सिर्फ डेफिसिट की करेंगे। ठीक है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी थोड़ा एक एलिमेंट्री आइडिया तो दे देता हूं आपको। जब सरकार की रिसिप्ट और सरकार के एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो तो बैलेंस बजट। बोलो, इट रिफर्स टू, सॉरी, बैलेंस बजट इज अ बजट where total receipts of government is exactly equal to total expenditure of government. जरा सा भी कम ज्यादा नहीं, गवर्नमेंट की रिसिप्ट, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बराबर हो। बोलो, गवर्नमेंट की रिसिप्ट, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बराबर। मैं आपको अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि हमारे घर का बजट कभी बैलेंस नहीं हो सकता, तो पूरे देश का बजट बैलेंस हो सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरी रिसिप्ट जितनी एक्सपेंडिचर भी उतने ही होंगे? कई बार रिसिप्ट ज्यादा होती है, कई बार रिसिप्ट कम होती है। तो देश में ये पॉसिबल है, इतना विशाल देश है हमारा कि पूरे भारत में हमने जो प्रेडिक्ट किया था जितनी रिसिप्ट्स होंगी एक्सपेंडिचर भी उतने ही हों। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए बैलेंस बजट एक हाइपोथेटिकल है, इसका रियल लाइफ में कभी देखने को नहीं मिलता। किसी भी देश का बजट कभी क्या नहीं होता? या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट। सामने देखना आप, सरप्लस, सरप्लस में तुम नाम से ही समझ गए होंगे, वेयर गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वेयर गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर मोर देन गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज्यादा हो और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। अब उसका उल्टा कर लो, डेफिसिट बजट, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और गवर्नमेंट की रिसिप्ट कम हो। बोलो, डेफिसिट बजट मीन्स a situation where total expenditure of government exceed total receipts of government। अब भारत सरकार ने डेफिसिट बजट लाना बंद कर दिया।
अब भारत सरकार डेफिसिट बजट 3 टुकड़ों में लाती है, तो यहां से ये शुरू होगा। देखो नोट्स में टाइप्स ऑफ बजट से रिवाइज करा रहा हूं। बैलेंस हो गया, सरप्लस हो गया, अब कौन सा है? डेफिसिट। डेफिसिट में मैंने 3 दे रखे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों को डिटेल में समझेंगे, क्वेश्चन बनेगा यहां से। सुनो, डेफिसिट बजट में सिर्फ इतना याद रखना है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसिप्ट्स कम हो। ये याद रखना है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसिप्ट्स कम हो। लेकिन डेफिसिट बजट में डेफिसिट किस वजह से हुआ है ये जानना जरूरी है। इसलिए 91 में जब इंडिया रिफॉर्म लेकर आया तो मनमोहन सिंह ने अपनी रिकमेंडेशन में ये भी कहा था कि अब से हम लोग डेफिसिट को भी आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर ऐसा हो रहा है, सुनो इधर, एक बहुत बढ़िया चीज से तीनों बजट समझाता हूं, बहुत बराबर एकदम टेक्निकली समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। मान लो मैं फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया, फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। अभी मेरे से मान लो एक खनक ने पूछा कि इससे पूछा, किससे? सिमृता से, कि यार ये सर की इनकम तो अच्छी थी, ठीक है, पैसे भी बढ़िया कमाते थे, लेकिन मैंने सुना है अभी इनकी बहुत भयंकर हालत चल रही है, लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, एसेट बिक रही है, मैंने सुना घर भी बिक रहा है इनका। यार ये हालत इतनी खराब कैसे हो गई? कमाते तो बढ़िया थे ये, पैसे तो बढ़िया थे इनके पास। तो इसने कहा यार इनके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा थे इनकम के मुकाबले, तो ऐसे क्या एक्सपेंडिचर कर दिए इन्होंने? तो इसने कहा, सिमृता ने, कि भाई इनके हर महीने इनको कहीं ना कहीं घूमने जाना है, ठीक है, दूसरे शौक अलग तरह के पाल लिए, ठीक है, हाँ ले लो वो भी, गाड़ियों तक तो ठीक है, ठीक है। तो ये तो बोला कि भाई गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं ले ली, घूमने हर महीने जा रहे हैं, खाने पीने के मतलब बढ़िया रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, 5 स्टार में रुक रहे हैं, खूब अंधी खर्चा कर रहे हैं। सुनो, अंधी खर्चा कर रहे हैं और इनकम उतनी नहीं है जितने खर्चे कर रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा हो गया होगा। और एक जवाब आलिया ने इसको दिया, खनक को, कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सुना है इन्होंने प्रॉपर्टियां बहुत बना ली है, ठीक है, दूर दूर तक जहां नजरें जाती है वहां प्लॉट है इनके, ठीक है, यहाँ प्लॉट है, यहाँ प्लॉट है, यहाँ फ्लैट है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, ठीक है। तो दोनों में सुनो, दोनों में अब क्या हुआ, किसने कहा कि अब क्या इन्होंने सब प्रॉपर्टियां तो ले ली और ये सब फाइनेंस करा लिया और इतनी इनकम इनके पास है नहीं, तो इस चक्कर में ये परेशान चल रहे हैं और ये फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गए हैं। दोनों से तुम्हें क्या सीखने को मिला? एक जगह पे मेरे पास एसेट तो बनी है तो मैं उनको बेच के चुका सकता हूं, दूसरी जगह तो मेरे पास एसेट भी नहीं बनी है, क्योंकि मैं फ्लैशबैक में जाकर अपनी फॉरेन ट्रिप्स को या दूसरी चीजों को सही नहीं कर सकता, वो खर्चे तो जो होने थे वो। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मैं डेफिसिट में क्यों आया, इसका रीजन पता होना बहुत जरूरी है। डेफिसिट बजट सिर्फ ये बताता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर कहां पर ज्यादा हुआ है ये पता लगना भी जरूरी है। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि अब हम डेफिसिट बजट 3 हिस्सों में लाएंगे। नंबर 1 इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में हम ये देखेंगे कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो उस डेफिसिट को हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो बोलो, रेवेन्यू डेफिसिट मींस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मेरी नजर में किसी भी डेवलप कंट्री के लिए या डेवलपिंग कंट्री के लिए यह डेफिसिट सबसे खराब है। तुम मेरे से एग्री भी करोगे, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारे पास सामने देखते रहना, नहीं तो जरा सा भी मिस होगा दिक्कत होगी। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने टैक्स का पैसा, नॉन टैक्स का पैसा सब ले लिया, अब हमारे पास सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट ही बची है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में अगर हमारी मोटी मोटी सब रिसिप्ट आ गई तो उससे हमारे सारे खर्चे हो जाने चाहिए थे, लेकिन हमारे तो सिर्फ रेवेन्यू खर्चे ही हुए हैं, कैपिटल खर्चे तो अभी बाकी है। रोड बनाई नहीं, ब्रिज बनाए नहीं, स्कूल खोले नहीं। रेवेन्यू खर्चों में क्या आता है? सैलरी दी गवर्नमेंट स्टाफ को, लोन ले रखे थे उसका ब्याज दिया, डिफेंस पे खर्चा किया, और सारे इधर उधर की चुन्नू मुन्नू खर्चों में सारी रेवेन्यू रिसिप्ट को स्वाहा कर दिया। तो ये कितनी गलत बात है। रेवेन्यू रिसिप्ट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने चाहिए थे, लेकिन कुछ बचना चाहिए था। बचना तो दूर की बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है। भारत में अब ये डेफिसिट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारा टैक्स का कलेक्शन जबरदस्त होता है। सिर्फ एक महीने में जीएसटी का कलेक्शन हमारा 1.25 लाख करोड़ का है।
सिर्फ एक महीने में जीएसटी से हमारा कलेक्शन 1.25 लाख करोड़। जीएसटी और इनकम टैक्स का टोटल कलेक्शन एक रफ एस्टीमेट देखूं तो 2.5 लाख करोड़ का कलेक्शन है दोनों से हर महीने का। कितना? 2.5 लाख करोड़। 2.5 लाख करोड़ इंटू 12 कर लो, कितना हो गया? 2.5 लाख इंटू 12 करो, हो गया 30 लाख करोड़। ये तो सिर्फ इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सुनो इधर, उसके बाद जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है, जैसे डिविडेंड है, जैसे हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है वो पैसा कमाती है, डिविडेंड देती है। कमर्शियल रेवेन्यू, स्टैम्प के बारे में कल बताया आपको। एक प्रॉपर्टी आप करवाते हो अपने नाम तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, नहीं लगती? इन सब चीजों से मुट्ठा भर के पैसा आता है। वो पैसा हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही खर्च कर दे, ये गले में नहीं उतरता। तो ये मैंने कहा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हो सकता है जहां का टैक्स कलेक्शन लो हो, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जहां भले डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन लो है बट इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत हाई है, तो वहां ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम डायरेक्ट टैक्स की भरपाई इनडायरेक्ट टैक्स से। अच्छा देखो एक बात सोचो, हमारे यहाँ तुम कितने टाइम से सुन रहे हो कि 4% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। तुमने मेरे मुंह से पहली बार थोड़ी सुना होगा, पहले भी सुना होगा। तुम्हें भी पता होगा कि लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। जब तुम्हें पता है, मुझे पता है, तो सरकार को नहीं पता क्या? फिर सरकार ने आंख क्यों बंद कर रखी है इतने सालों से? क्योंकि उनको पता है कि हम वहां से कहीं ना कहीं से भरपाई। तुम इनकम टैक्स की ईमानदारी दिखाओ, अपने आप जीएसटी की रेटें कम होंगी। हम जीएसटी की रेटों को कोसते, सरकार अपना रेवेन्यू पूरा करेगी। देखो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स कैसा है? ठीक है, होना चाहिए रिग्रेसिव, है प्रोग्रेसिव। होना चाहिए, है प्रोग्रेसिव। अब अगर अमीर आदमी ढंग से टैक्स नहीं देगा तो सरकार फिर हर चीज पे जीएसटी लगाएगी और उसका बर्डन गरीब आदमी पे भी आएगा। गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं, ठीक है। जिस दिन इनकम टैक्स का कलेक्शन सही हो जाएगा, सही मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 4 से सीधे 40% लोग देने लग जाएंगे, पॉसिबल नहीं है वो। इतने सालों में 4 तक आया है तो एकदम से 40 नहीं होगा, बट अगर वो ठीक ठाक 10-15% तक भी पहुंच गया रेशो तो जीएसटी के कलेक्शंस लो हो सकते हैं। खैर, मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारा इनकम टैक्स और जीएसटी का कलेक्शन मिलाकर इतना जब हो जाता है तो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट मोर देन इनफ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए। रेवेन्यू रिसिप्ट मोर देन इनफ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी का रेवेन्यू डेफिसिट आता है, एग्जाम में आएगा कि वाई रेवेन्यू डेफिसिट अकर्स, तो आप लिखोगे इसका एक वर्ड में डिस सेविंग। क्या बताता है ये? अभी तुम रीड कर लेना, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, वर्ड टू वर्ड जो बोला है वो लिखा हुआ होगा। पहले एक बार और बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब टैक्स और नॉन टैक्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिससे ना एसेट बढ़ती है, नाइदर इंक्रीज एसेट। तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने में अपनी पूरी रेवेन्यू रिसिप्ट स्वाहा कर दी। ये बताता है कि सरकार डिस सेविंग कर रही है। डिस सेविंग मतलब सरकार एक्सपेंडिचर्स को बराबर से रैशनलाइज नहीं कर रही, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीट आउट करके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी बचाना चाहिए था। जैसे आज कांग्रेस और बीजेपी, दो गवर्नमेंट का मैं एग्जांपल लूं तो कांग्रेस का झुकाव अक्सर जो लोअर सेक्टर है उनकी तरफ ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल की तरफ। हमेशा से तुम देखना, मनरेगा लेकर आए तो मनरेगा कितना बड़ा कानून है, लेकिन मनरेगा क्या रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए नहीं है। क्या है मनरेगा में कि जिसको रोजगार नहीं मिल रहा उसको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देंगे, कहीं से भी रोजगार लाके देंगे, ठीक है। और अभी तुम गवर्नमेंट का, अभी बीजेपी के रिजाइम को देखोगे तो इनमें क्या बन रहे हैं भैया? रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अभी 200 रेलवे स्टेशन को ये लोग मॉडर्नाइज करेंगे जिसमें कोटा भी है, ठीक है। उसको एयरपोर्ट की तर्ज पे बना देंगे, ठीक है। अगर कोई भी आए बाहर से लगे यार इंडिया तो क्या जबरदस्त चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है, वो सही है अपनी जगह पर। तो हर सरकार की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी विचारधारा होती है, वो उस हिसाब से काम करते हैं। कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा करता है और कोई कैपिटल। व्हाट वी नीड कि इसमें रैशनलाइजेशन होना चाहिए, ना तो एकदम से पूरा रेवेन्यू ज्यादा हो ना एकदम से कैपिटल ज्यादा हो, क्योंकि दोनों हमारे लिए जरूरी है। एक इकोनॉमी की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी जरूरी।
लेकिन अगर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने में ही पूरा पैसा खर्च कर दिया तो ये बताता है कि हमारी सरकार डिस सेविंग कर रही है। बोलो क्या कर रही है? क्या कर रही है? आगे बढ़ूं? अब एक बार तुम रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ लो, ये डिस सेविंग वाली बात लिखी हुई होगी, रेवेन्यू डेफिसिट लिखा हुआ होगा, जल्दी रीड कर लो, फिर मैं आपको फिस्कल पढ़ाता हूं। अगर प्राइम मिनिस्टर बनाना हो सर, आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाऊंगा। मतलब नहीं बनाएगा? क्यों नहीं बनाऊंगा? तू नहीं बनेगा ना। देखो अब फिस्कल डेफिसिट दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। फिस्कल डेफिसिट में क्या है? अब आप सारे खर्चे ले लो, टोटल एक्सपेंडिचर, और इधर सारी रिसिप्ट ले लो, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बस किसको मतलब? बोरोइंग्स को मतलब। यहां देखो तो मेरे साथ बोलो, फिस्कल डेफिसिट मींस अ सिचुएशन वेयर total expenditure of government exceed the total receipts of government. While taking total receipts, revenue and capital both will be taken, excluding borrowings. तो भैया देखो, हम एक्सपेंडिचर में तो दोनों लेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लेंगे, दोनों लेंगे, और रिसिप्ट में भी दोनों लेंगे। जब टोटल रिसिप्ट बोल रहा हूं तो रेवेन्यू रिसिप्ट भी लेंगे और कैपिटल रिसिप्ट भी लेंगे। बस क्या नहीं लेंगे? बोरोइंग्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, इंसान पहले ये चाहता है कि खुद के पैसों से वो कितनी भरपाई कर सकता है वो करेगा। ठीक है, उठा दो इसको, घर चल जा, घर भेज दूं? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट एक्सीड कर गई। ये डेफिसिट इंडिया में होता है। मैंने कहा रेवेन्यू डेफिसिट तो नहीं होता है क्योंकि हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट अच्छी खासी होती है। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या बताया मैंने, फिर याद रखना बराबर, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो हम लोग इसको तो भरपाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने भी ज्यादा हो वो रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारा जीएसटी भी आ गया और इनकम टैक्स भी आ गया। तो इससे हम इतना भी नहीं कमा पाएंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीट आउट ना कर पाए, कमा लेते हैं हम इतना। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम कहां आती है? फिस्कल डेफिसिट में। कहां आती है? फिस्कल डेफिसिट में हमने सारे खर्चे ले लिए, रेवेन्यू वाले भी और कैपिटल वाले भी, रिसिप्ट भी सारी ले ली, रेवेन्यू वाली भी और कैपिटल। बस क्या नहीं ली? क्यों नहीं ली बोरोइंग्स? क्योंकि पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हम खुद के पैसों से कितने खर्चे कर पाते हैं। बोलो, हम अगर हमारी खुद की रिसिप्ट इनफ है तो हम बोरोइंग करेंगे ही नहीं, और खुद की रिसिप्ट इनफ नहीं है तो हम बोरोइंग करेंगे। तुम्हें लगता है हमारी खुद की रिसिप्ट इनफ होती होगी? नहीं होती, तो हम हर बार बोरोइंग करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट इटसेल्फ मींस, अगर मैं तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन दूं और बोलूं फिस्कल डेफिसिट निकालो और उसमें बोरोइंग भी दे दूं, तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है? बोरोइंग होता है। कि एग्जांपल से समझाता हूं, अगर मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है 5000 करोड़, मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2000 करोड़, कितने हैं? मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है 1000 करोड़ और मेरी कैपिटल रिसिप्ट है 4000 करोड़, और ये कैपिटल रिसिप्ट में बोरोइंग नहीं है। क्या नहीं है? वैसे बोरोइंग कैपिटल रिसिप्ट में आती है लेकिन यहां नहीं ली मैंने। तो अब मेरे टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 5 और 2, और मेरी टोटल रिसिप्ट 7 में से 5 गए। अब मुझे बोरोइंग कितनी करनी है? 2000, क्योंकि मेरे जो 2000 से खर्चे ज्यादा हुए वो खर्चे की भरपाई तो करनी पड़ेगी। मैंने तो रोड बनाने की ऑर्डर दे दी है, बनाओ, कहां से आएंगी वो? बोरोइंग करनी पड़ेगी। अब ये बोरोइंग में कहां से करूंगा, मैंने इसमें लिखा हुआ है, देखो बोरोइंग में कहां से करूंगा। इंप्लीकेशन क्या है इसका इंप्लीकेशन है बोरोइंग करनी पड़ेगी हमें। क्या करनी पड़ेगी? कहां से करूंगा? नेट बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, नेट बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक, नेट बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, नेट बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो भैया देखो, पहले किससे मांगूंगा? पब्लिक से। पब्लिक ने अगर दे दी इनफ है, ठीक है, नहीं तो फिर कमर्शियल बैंक, फिर आरबीआई, फिर अब्रॉड वर्ल्ड बैंक। किससे मांगूंगा? कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मांगते ही रहेंगे। क्या करेंगे? जब तक कि फिस्कल डेफिसिट पूरा ना हो जाए। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने, फिस्कल डेफिसिट अगर हमारे जीडीपी के 5% से ज्यादा हो जाता है तो वो इकोनॉमी के लिए डेंजरस डिस्टर्बेंस पैदा करता है। आज क्या तारीख है? 20 तारीख है। 10 दिन बाद बजट आएगा,
11 दिन बाद बजट में हम लोगों को पता चलेगा 11 दिन बाद कि कितना फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है। अभी अगर मान लो उस समय आप आना बंद भी कर दो तो 1 तारीख को 2 तारीख को तो सारे आना, एक बार डिस्कशन जरूर करेंगे। जितना पूरा चैप्टर पढ़ा है हमने 2-2 बार, तो एक बार देखेंगे सही, लाइव बजट सेशन रहेगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने किए, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, कैपिटल रिसिप्ट कितनी है, ये सब चीजें प्रैक्टिकल जानना भी तो जरूरी है हमारे लिए। रेवेन्यू डेफिसिट आएगा नहीं आएगा, फिस्कल डेफिसिट आएगा, 100% आएगा, अभी कह रहा हूं आपको, बट कितना फिस्कल डेफिसिट आएगा उसको मैं यहां तुम्हारे सामने लूंगा, तुम्हारे सामने भारत का जीडीपी यहां निकालूंगा, मतलब निकला हुआ ही है हमारा, उसको डिवाइड करूंगा, परसेंटेज में निकालूंगा। अगर वो 5% से ज्यादा आया तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे सिग्नल्स नहीं है। ये हमने एक अपर सर्किट फिक्स किया है। क्या फिक्स किया है? अपर सर्किट। हम मानते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाना, पिछले साल चला गया था लेकिन 5 से ज्यादा हो गया था, ठीक है। कितना हो गया था? 5.8। तुम्हें कैसे पता? मैंने बताया था। सब याद रहता तुम लोगों को यार, कितने स्मार्ट होते जा रहे हो तुम लोग। अब देखो क्या कह रही है, मेरी नहीं इसकी संगति का असर है, ऐसे बोल। चलो देखो, अब आप लोगों ने ये देख लिया कि हम लोगों को फिस्कल डेफिसिट की भरपाई करने के लिए बोरोइंग कहाँ से करनी है, कहाँ से करनी है। पहले तो पब्लिक से, कमर्शियल बैंक से, आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक मतलब अब्रॉड से। अब तुम लोग सामने देख लो, अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्प्लीकेशन। अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा तो क्या होगा? नंबर 1, हमारा देश डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा। किस में फंस जाएगा? मतलब हम लोग कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। कैसे फंस जाएंगे? इधर देखो, अगर हमारा, सुनो गुरदीप इधर देख ले भाई, अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर अभी मेरे एग्जांपल में 7,000 करोड़ था और मेरे एग्जांपल में टोटल रिसिप्ट 5,000 थी, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचा? तो हमें बोरोइंग कितने की करनी पड़ेगी? अब 2,000 की बोरोइंग करेंगे हम 10% इंटरेस्ट पे, मान लो, तो 2,000 का 10% कितना होता है? 200। तो अब हमें वो 2,000 की बोरोइंग पे करने के लिए 200 और देने पड़ेंगे। हमारे पास तो 2,000 ही नहीं थे, तो 200 भी कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो ब्याज थोड़ी है हमारे पास, पैसे थोड़ी है, पैसे तो सारे खत्म हो गए, क्योंकि मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों एग्जॉस्ट हो चुकी है मेरी। तो मैं क्या करूंगा? 200 करोड़ का ब्याज भरने के लिए 200 करोड़ का लोन लूंगा। तो वो लोन का ब्याज भरने के लिए फिर क्या लूंगा? फिर उस लोन का ब्याज भरने के लिए, ऐसे में एक विशेष साइकिल में फंस जाऊंगा। इसे डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याज के दलदल में फंस जाऊंगा। किस में फंस जाऊंगा? इसलिए कहते हैं कि भैया डेब्ट कम लेना चाहिए, बिजनेस पर्पस से ही लेना चाहिए, कंजम्पशन नीड पूरा करने के लिए नहीं। बहुत सारी चीजें होती है डेब्ट के लिए, अपन सारी थ्योरीज पढ़ते ही हैं। तो डेब्ट ट्रैप देखो, एज वी नो टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट हैज टू बोरो मनी। नाउ दिस बोरोइंग हैज टू बी पेड अलोंग विद इंटरेस्ट। नाउ फॉर पेइंग दिस इंटरेस्ट गवर्नमेंट हैज टू बोरो अगेन, एंड बिकॉज गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। एकदम सरल भाषा में जो बोला वही लिखा हुआ है, आराम से अपनी लैंग्वेज में भी इतना बढ़िया लिख सकते हो। आगे डेब्ट ट्रैप। दूसरी प्रॉब्लम आएगी, इन्फ्लेशन आएगा हमारे देश में। क्या आएगा? फिस्कल डेफिसिट से क्या आता है? इन्फ्लेशन। क्यों? देखो इधर, सरकार की रिसिप्ट खत्म हो गई, अब सरकार अपनी रिसिप्ट को बढ़ाने के लिए टैक्सेस बढ़ाएगी। टैक्सेस बढ़ाएगी तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे, कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन तो आएगा ही। तो फिस्कल डेफिसिट को काउंटर करने के लिए अब देश में क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। देखो पढ़ो, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई ऑफन लिंक टू इन्फ्लेशन because borrowing from RBI increases the money supply. Increase in money supply lead to increase in general price level and a persistent increase in price level lead to inflation. देखो हम लोगों को बोरोइंग करने के लिए आरबीआई से पैसे लेने पड़ेंगे, आरबीआई से पैसे लेंगे हम, वो बोरोइंग करके जिनको पैसे देने उनको देंगे। इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। किसी भी एंगल से देखो, अभी मैंने एक एंगल से ये समझाया कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं टैक्सेस बढ़ाऊंगा आगे चल के, तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा। उस साइड से भी देखोगे, सप्लाई साइड से तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड साइड से देखोगे तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। टू साइड से अटैक होगा हमारी इकोनॉमी पे, इसलिए फिस्कल डेफिसिट अच्छा। इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए एक अपर सर्किट रखा है कि कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना रहना चाहिए? 5% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट, विशेष साइकिल में फंस जाएंगे, ये तो मैंने बता ही दिया। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, जीडीपी का ग्रोथ रेट कम होगा, ये दोनों की एक विशेष साइकिल है। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्राउडिंग आउट। क्या होगा? क्राउडिंग आउट क्या है? फिस्कल डेफिसिट जब ज्यादा होगा, हाई बोरोइंग से क्या होगा? मार्केट से फंड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट उठा लेगी। और जब मार्केट से फंड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो इन्वेस्टर्स के लिए पैसा नहीं बचेगा।
जैसे अभी मैंने क्या कहा, फिस्कल डेफिसिट की भरपाई करने के लिए हम पहले पैसा किससे लेंगे, पब्लिक से, फिर किससे लेंगे, कमर्शियल बैंक से, फिर किससे लेंगे, आरबीआई से, फिर किससे लेंगे, वर्ल्ड बैंक। अब आप सबसे आप पैसा ले लोगे तो फंड की कमी तो होगी ना। अभी मैं तुम्हें कल ही बता रहा था कि हमारे यहाँ से कितना फॉरेन इन्वेस्टर बाहर चला गया, स्टॉक मार्केट मरा पड़ा है, ठीक है, वेंटिलेटर पे है, बहुत बुरी हालत है। जो भी स्टॉक मार्केट में डील करते कभी उनसे दुखती रख पे हाथ मत रख देना कभी उनकी, ठीक है, मरे पड़े हैं सबके सब, भयंकर बैठा हुआ है मार्केट, उठ ही नहीं रहा, तेरे जने कितने महीने हो गए, ठीक है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से चला गया। अभी सब लोगों की बजट से बहुत उम्मीदें, बहुत मतलब जो फाइनेंशियली जुड़े हुए लोग हैं उनकी तो बहुत उम्मीद है कि उठाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि पिछले साल के बजट में ही कैपिटल गेन पे टैक्स लगा था लॉन्ग टर्म वाले पे, बताया था ना मैंने तुम्हें। पहले अगर आप शेयर 1 साल से ज़्यादा रखते हो तो उस पर टैक्स नहीं था, अब आप 1 साल से ज़्यादा शेयर रखोगे अपने पास तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। वो कैपिटल गेन का टैक्स लगने की वजह से बहुत सारा मार्केट में इस साल इथल पुथल हुआ है, डाउन रहा है। खैर, तो जब सारा पैसा सरकार उठा लेगी तो लोगों के लिए कम बचेगा, लोगों के लिए कम बचेगा मतलब इन्वेस्टर्स के लिए कम बचेगा, तो इन्वेस्टमेंट्स भारत से चली जाएंगी। इसे क्राउडिंग आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउड चला गया। बोलो, कौन सा क्राउड? इन्वेस्टर्स। कौन? इन्वेस्टर भारत छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए हमें फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रखना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खतरे में आ जाएगी। क्या खतरे में आ जाएगी? ठीक है, तो जो 56 इंच का सीना है वो थोड़ा दिक्कत में आ जाएगा अगर फिस्कल डेफिसिट एक एक्सटेंडेड लिमिट से ज्यादा हो गया। लोग गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे सवाल करेंगे कि आपने इतने खर्चे कैसे कर दिए कि हमारी एक्सपेंडिचर्स को, हमारी एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स को भी एक्सीड कर गई और हमारा जीडीपी 5%, फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 5% से ज्यादा हो गया। जब ये फिस्कल डेफिसिट 2020 में बढ़ा था ना, तो सरकार ने किससे कोई सवाल नहीं पूछा था, क्योंकि उनको पता था कोविड इज द रीजन, बहुत सही चीजें थी। लेकिन हम उसी का पिपोड़ा बजाते रहेंगे तो ये गलत है। अब 20 के बाद 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, उसके बाद भी 5 बजट आ गए, ये 6ठा बजट आएगा अब, ठीक है। तो अभी भी अगर हम यही पिपुड़ी बजाए कि कोविड था, बीच में ये हुआ था, तो सही नहीं है, काफ़ी था, ठीक है। उस समय के लिए जो भी हमारी हालत थी, आज किसी इंडिविजुअल से भी पूछोगे तो 2020 में वो परेशान था, तो आज भी वो यही पिपुड़ी बजाता रहेगा कि मैं 25 में भी परेशान था। ठीक है, सभी थे उसमें परेशान, निकले जैसे तैसे। तो सरकार को अगर अभी फिस्कल डेफिसिट एक एक्सटेंडेड लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो अपने क्रिटिक्स को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या है कि यू हैव टू आंसर दी क्रिटिक्स। आपकी क्रेडिबिलिटी पे बात आ जाएगी। किस पे बात आ जाएगी? लास्ट डेफिसिट पढ़ाता हूं अब मैं आपको, प्राइमरी डेफिसिट, तीसरे नंबर पे। कौन सा आता है? 2 मिनट ध्यान से सुनना। देखो, इसका फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला है? उससे पहले 2 वापस से रिवाइज कर लो, भूल मत जाना। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट से। सेकेंड नंबर पे फिस्कल, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या नहीं लेना, बराबर याद है ना। अब फिस्कल डेफिसिट में मैंने सारे ही खर्चे ले लिए और सारी रिसिप्ट ले ली, अब क्या बचा? अब हमने फिस्कल डेफिसिट जो करी है वो बोरोइंग ही है, तो हम क्या करते हैं, डेब्ट ट्रैप से बचने के लिए इंटरेस्ट का पैसा भी पहले ही बोरो कर लेते हैं। जैसे अगर हम ध्यान से सुनना, हमारा फिस्कल डेफिसिट अगर 2000 करोड़ है ना, तो हम बोरोइंग 2200 करोड़ की करेंगे, क्योंकि हमें पता है 2200 में से 200 का ब्याज देना है। तो हमारी जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 2000 ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट शामिल है तो इसमें से इंटरेस्ट हटा दो। इंटरेस्ट कितना है? 200। तो हमारा प्राइमरी फंड कितना है? 2000। अब एक बार एग्जाम में आया था कि प्राइमरी डेफिसिट 0 है, तो इसका क्या मतलब है? तो ये 0 कब होगा? जब ये भी 2200 हो और तो इसको 0 का मतलब क्या है? ओ वाओ, डेफिसिट 0 हो गया, वाओ अच्छी बात है। खराब बात है, क्योंकि आपकी पूरी बोरोइंग इंटरेस्ट में ही जाती है। मतलब आप जो भी बोरो कर रहे हो वो सिर्फ क्या चुकाने के लिए? इंटरेस्ट चुकाने के लिए। तो आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इट शोज कि हम लोग को जितना भी पैसा बोरो करना पड़ता है उससे सिर्फ हम क्या चुका पा रहे हैं? ब्याज ही चुका पा रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ब्याज का बर्डन बहुत ज्यादा है। अब इसको फाइनेंस कैसे करते हैं, लास्ट टॉपिक, और इसको रिड्यूस कैसे करें। देखो फाइनेंस कैसे करें, या देखो फिस्कल डेफिसिट हो गया, फाइनेंस करने के 2 तरीके देखो मैंने दे रखे हैं। एक तो मनी सप्लाई को बढ़ाकर और बोरोइंग करके,
एक तरीका तो क्या है, मनी सप्लाई को बढ़ाकर। एक क्या है, देखो इधर, अब मेरे को 2000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था, सामने देखो। तो 2000 करोड़ के फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए मैंने आरबीआई से कहा नोट छाप दो और मुझे दे दो, और उस नोट से मैंने जिसको देना था दे दिया। मोनेटाइजेशन, क्या बोलते हैं इसे? नोटबंदी को क्या बोलते हैं? तो नोट छपनी को क्या बोलेंगे? तो एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड मोनेटाइजेशन। बोलो, एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड मोनेटाइजेशन। देखो क्या करते हैं हम इसके अंदर, यहाँ देखो, जितने का भी डेफिसिट होता है गवर्नमेंट आरबीआई से हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट करती है कि इतने के हमें नोट छाप के दे दो, और उतने के नोट वो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा देती है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, वही बोरोइंग करो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को फिस्कल डेफिसिट को क्या करना है, फाइनेंस करना है, कम नहीं करना, फाइनेंस करना है, हो गया है मेरा फिस्कल डेफिसिट, इसकी भरपाई करनी है, तो कैसे करूंगा? या तो मनी सप्लाई को बढ़ाकर, या फिर बोरोइंग, लोन लेकर। क्या लेकर? बोरोइंग में पब्लिक से भी कर सकता हूं, कमर्शियल बैंक से भी कर सकता हूं, और आरबीआई से भी। लास्ट टॉपिक, मेजर्स टू रिड्यूस। सरकार ऐसा क्या करे कि फिस्कल डेफिसिट हो ही ना, रिड्यूस। तो दो ही चीजें, सरकार के पास दो टूल होते हैं। इधर देख, ओ इधर देख भाई, इधर देख। सरकार के पास सिर्फ दो ही टूल होते हैं, या तो वो खर्चे कम करे या टैक्स बढ़ा दे। देखो मैंने लिखे हैं, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन टैक्स। आप बता दो मुझे, दो के अलावा सरकार के पास कोई और तरीका है? लेकिन इसके अंदर है ना, आप ढंग से लिखना। रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे वो कम करो जो फिजूल खर्चे हैं, अननेसेसरी खर्चे। जैसे कल मैं आपको बता रहा था, रोड बनाई, पाइपलाइन गलत डल गई, फिर रोड तोड़ा, फिर डाली। अभी तुम बात कर रहे थे रेलवे स्टेशन की, कि कोटा में तो रेलवे स्टेशन पहले ही बहुत बढ़िया था, अब उसको मॉडर्नाइज करने के लिए पूरा तोड़ दिया, फिर बना रहे हैं। कितना हजारों करोड़ का खर्चा होगा इसमें। ये तो एक कोटा है, ऐसे तो 200 बना रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कम करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करो, बट वो वाले खर्चे जो अभी नीड ऑफ द आर नहीं। जैसे सरकार अभी बुलेट ट्रेन चला रही, तो हो सकता है हम हमारे एग्जिस्टिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले अच्छा कर लें। बुलेट ट्रेन से तो 2-5% लोगों को अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि उसका जो फेयर होगा तुम भी जानते हो। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलेगी। मुंबई से अहमदाबाद का फेयर उन्होंने 12,000 रखा है। मुंबई से अहमदाबाद का फ्लाइट का ही फेयर इतना नहीं है, ठीक है, 7-7.5 हज़ार का फेयर है, ठीक है। अब देखो सब कुछ आएगा, मैं भी एक रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो आएगा वो तो जब होगा तब पता चलेगा। बट अगर इतना रखेंगे, मान लो ये 12 की जगह 10 भी रखते हैं, 9 भी रखते हैं, 8 भी रखते हैं, तो 8 में मेरे को बुलेट ट्रेन प्लेन से तो जल्दी नहीं पहुंचा देगी, तो मैं लूंगा तो यही, ठीक है। और अहमदाबाद से मुंबई, ये तो कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा तो है नहीं, कितना बड़ा डिस्टेंस। आप दिल्ली मुंबई रखते तो डिस्टेंस लंबा कवर होता, गुजरात और महाराष्ट्र चिपके हुए, कोई इतना फर्क थोड़ी है। तो ट्रेन से नॉर्मल जो वंदे भारत चल रही थी, जो राजधानी चल रही है, दूसरी जो ट्रेनें हैं, उससे भी हो सकता था। तो मेरे हिसाब से ये अभी कोई इतना ज़रूरी काम नहीं था जो इन्होंने करा, लेकिन वो दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमारे टेन्योर में बुलेट ट्रेन स्टार्ट होगी, ठीक है, उस सोच के शायद किया हो, जो भी कारण। उसकी जगह जो बुलेट ट्रेन में पैसा लगेगा, उससे हमारे एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क को अच्छा किया जा सकता था। जो हमारे यहाँ जो अभी ऑलरेडी ट्रेनें चल रही है, जिसकी हालत इतनी बदतर है, ठीक है, कचरा, स्पेशली जो लोकल ट्रेनें हैं, ठीक है, चढ़ने की इच्छा नहीं होती। अब कभी मजबूरी है यहाँ से सिर्फ रामगंज मंडी तक जाना है, तो उसके लिए रिजर्वेशन थोड़ी कराऊंगा, लोकल ट्रेन ही लूंगा। अब वो लोकल ट्रेन में चढ़ते ही क्या हालत होती तुम भी जानते हो। पहले इन चीज़ों को सही किया जा सकता था, ठीक है। ये है रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब। लिख के आना बराबर कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जो अभी नीड ऑफ द आवर नहीं है, उनको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और टैक्सेशन बढ़ाना है, तो टैक्सेशन कहाँ बढ़ाएंगे? जीएसटी तो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, हमें इनकम टैक्स पे ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि जीएसटी का बर्डन रिच और पुअर दोनों पे आता है, इनकम टैक्स का बर्डन ज्यादातर रिच सेक्शन पे आता है। ये आपका बजट समाप्त हुआ, धन्यवाद।